तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस दृष्टि पे। तो आज की क्लास होने वाली है हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स क्लास 10th के लिए, और वो भी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का नाम सुनते ही बच्चे थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाते हैं कि यार इसमें रिएक्शंस है, ये है वो है, कैसे होगा सॉल्व, कैसे समझ में आएगा, कैसे रिएक्शन हो जा रही है, कैसे बैलेंस करना है। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नए नए स्कूल्स में जाते हैं, मतलब फॉर्मली अपना नया क्लास ज्वाइन करते हैं, या किसी तरीके से उनका क्लास छूट गया हो या पीछे का वो रिवाइज ना कर पाया हो और टीचर आगे बढ़ गया हो। तो अब उनके पास प्रॉब्लम आती है कि आखिर हम अपने सिलेबस को, जो ब्लैक लॉग लगा है, उसको कैसे सिलेबस करें, कैसे हम अच्छे तरीके से पढ़ के हम बहुत चैप्टर में एकदम इंटरेस्टिंग वे में पढ़े और हमें सारी चीजें याद हो जाए, ताकि हमारा कोई भी टेस्ट हो या कुछ भी हो हम बहुत अच्छे स्कोर कर सके। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आज हम पूरे एक चैप्टर को एकदम वन शॉट में स्टेप बाय स्टेप एकदम करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे हैं मेरे प्यारे, प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, और आपका फर्स्ट चैप्टर जैसे ही एकदम क्लियर आउट होगा और आपके प्यार और सपोर्ट से वैसे ही हम पूरे आपके क्लास 10th की पूरी केमिस्ट्री को एंजॉय तरीके से खत्म कर देंगे और प्रैक्टिकली तरीके से समझेंगे। तो आइए बिना देरी किए हम करते हैं क्लास की शुरुआत। नो बकवास, सीधे क्लास। तो अब देखिए क्या है भाई इसमें। तो आपका पहला चैप्टर है कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, सीबीएसई कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो आप, कोई भी पब्लिकेशंस हो, तो भाई चैप्टर नहीं बदलने वाले हैं, ना तो आपके केमिकल्स एलिमेंट्स और ना ही चीजें बदलने वाली हैं, बस थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, लैंग्वेज चेंज हो सकती है। तो आज हम, और सबसे बेस्ट जो बुक है तो एनसीईआरटी, ताज उसी को हम फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। अब ये सही है चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सही है। इस चैप्टर को थोड़ा सा पहले साइड में रखते हैं। अभी आप दैनिक जीवन में ऐसा लगता है ना कि आप यार केमिस्ट्री तो मेरे लाइफ से रिलेटेड ही नहीं है, इसमें तत्व हैं, ये कहाँ सारी चीजें देखी है। तो आपको बिल्कुल भी ये केमिस्ट्री को एकदम अलग नहीं करना है भाई। डेली लाइफ में आप केमिस्ट्री देखते हो, फूड हम लेते हैं, फूड से जो एनर्जी मिलती है वो भी एक केमिकल चेंज होता है। तो आपके पूरी बात करें तो जो परिवर्तन, जो चेंज होता है, वो दो तरीके से चेंज आप देख सकते हो। एक होता है आपके पास फिजिकल चेंज एंड दूसरा होता है केमिकल चेंज। तो जो फिजिकल चेंज होता है इसके बारे में आपने क्लास 9th में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा होगा, और फिजिकल्स परिवर्तन जो भी आपके चेंज होते हैं फिजिकल्स, उसके बारे में यहाँ नहीं ज्यादा हम फोर्स करेंगे आपके किस पे, केमिकल चेंज पे, कि आखिर केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस कहते किससे हैं, आखिर केमिकल जो परिवर्तन हो रहा है क्या हम कभी अपने आंखों से देखे हैं। तो भाई अगर आपको लग रहा हो कि नहीं देखिए तो ये आपके लिए तो बहुत रॉन्ग पॉइंट है। आप बहुत सारे अपने डेली लाइफ में देखे हो। अब देखो, जैसे कि हम अभी जनरल लेके एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, कैंडल को फ्लो होते तो देखा ही होगा, और कैंडल का जलना आपको दोनों प्रॉपर्टी को समझा सकता है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, दोनों को ये समझा सकता है। तो अभी के लिए देखिए, हम जैसे ये केमिकल को ग्लो कर, एक कैंडल को ग्लो कर लेते हैं। अब देखो ये आ गई हमारे पास कैंडल, अब ये जल रही है। ये जो जल रही है आपको दिख रहा होगा, यहाँ से कुछ ना कुछ, मतलब जिसे हम धुएं के रूप में बोल रहे हैं, एक गैस इवोल्यूट हो रही है, इवोल्यूशन गैस का हो रहा है। और ये जो कैंडल हो रही है, ये कैंडल कहीं ना कहीं हाइड्रोकार्बन से बनी होगी, तो मीन्स इसमें कार्बन तो होंगे ही, और ये ग्लो कर रही है, जल रही है, तो यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रही है। तो देखो कार्बन एंड ऑक्सीजन मिलके इसको जला रहे हैं, और ये जो गैस इवोल्यूशन हो रही है कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। ठीक है, यह तो केमिकल चेंज हो गया। वही बात की जाए, ये जो पिघलती है, कैंडल को हम जलाते हैं तो ये जो आपका इसका कैंडल का मतलब होता है, ये जो पिघल रही है, तो ये फिर उसी कंडीशंस में आ जाती है। टेम्परेचर जब आपका कम होता है, आपने देखा ही होगा कि नीचे जम जाता है कुछ पॉइंट, तो वो आपका फिजिकल चेंज हो गया। तो फिजिकल चेंज की डेफिनेशन ये होती है कि वो चेंज जो अपनी मतलब जैसे जो अवस्था रहती है उसमें पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी वो अपने जो स्टेट रहता है इससे बेसिक स्टेट होता है उसमें आ सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज वो होते हैं कि जो एक बार परिवर्तित हो गया, जो एक बार चेंज हो गया, उसे हम
अगेन रिवोल्यूट नहीं कर सकते हैं। अब देखो ये जल रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये कैंडल जल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से फॉर्म हो रही है। तो क्या अब हम कार्बन डाइऑक्साइड से ये कैंडल ऐसे फिर अगेन ग्लो करा सकते हैं? तो नो। तो यही आपकी होती है, ये कैंडल का जलना आपका हो गया है क्या? केमिकल रिएक्शंस। तो अभी देखो यहाँ से गैस इवोल्यूट हो रही है, ठीक है, अभी के लिए हम यहाँ पे ऐसा रख देते हैं कि गैस इवोल्यूट हो रही है। अब हम कुछ और चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो हो गया कि फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो हमने एक कैंडल के हिसाब से पढ़ी कि कैंडल में एक साथ दोनों रिएक्शंस होती हैं। मोमबत्ती का जलना यानी फ्लेमिंग जो होना है वो आपको क्या होता है, एक केमिकल चेंज हो जाता है, और उसका जो पिघलना हो जाता है आपका वो एक फिजिकल चेंज हो जाता है अगेन, ठीक है। अब क्या कहा जाता है कि एक केमिकल चेंज, यानी आपको इस पूरे चैप्टर में किस पे ज्यादा फोर्स करना है, तो वी फोकस in this chapter केमिकल चेंज, यानी आपको इस पूरे चैप्टर में फोकस जो करना है भाई केमिकल चेंज पे करना है। फिजिकल चेंज को हम नहीं यहाँ पे ज्यादा डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि ए केमिकल चेंज अकर्स, we can say that chemical reaction has taken place, यानी एक केमिकल चेंज हो रहा है तो उस रिएक्शंस, कोई भी रिएक्शंस हो रही है तो आपको क्या क्या चीजें होगी, यानी क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रोसेस होंगी। तो देखो आपने देखा होगा कि चेंज इन स्टेट। अब भाई आप ये तो देखोगे ना, फ्रिज में हमने लिक्विड रखा था और सुबह हमने फ्रिज में रखा और सुबह हमें वो सॉलिड में मिला, तो हो गया ना स्टेट में परिवर्तन। यानी हमने 9th में पढ़ा था कि कोई भी मैटर हो उसके पास 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया एंड गैसेस हो गया। तो अब ये सॉलिड लिक्विड जिसमें से आपका जो वाटर होता है वो तीनों स्टेट में रह सकता है। तो यानी एक चेंज इन स्टेट जो होता है, अवस्था में परिवर्तन, ये भी एक प्रकार का केमिकल चेंज होता है। फिर उसके बाद चेंज इन कलर। अब इसे समझते हैं भाई, अगर हम मान लो आपने दैनिक जीवन में तो नहीं ये चुन किया, लेकिन आपने कहीं ऐसे कुछ मूवी में ऐसे देखा होगा कि अगर वो कुछ मैजिक दिखा रहे होते हैं तो बोलते हैं ये देखो पिंक कलर का वाटर या पिंक कलर का जो भी सॉल्यूशंस है, और वो उसको अगेन ऑरेंज बना देते हैं। तो वो कुछ भी नहीं है भाई, वो केमिकल्स डालते हैं, और ये केमिकल्स के ही पूरा होता है मैजिक। वो ये नहीं कि उनके पास मैजिक है, वो कुछ मैजिक लाके या उनके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है वो ऐसे कर दे रहे हैं, भाई वो केमिकल रिएक्शंस हो रही है, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे एक ग्लास वाटर लिया, जनरली एक हमने देख लेता है, और ये आपको एलविस कलर दिख रहा है, यानी ये येलो वाटर दिख रहा है अगेन, ठीक है। आपको हमने इसमें टर्मरिक को घोल रखा है तो ये आप येलो देख रहे हो। अब हम इसमें कुछ ऐसा एक मिला देते हैं। अब इसको देखो हमने एक ऐसा कंपाउंड इसमें डाला है, अब देखो इसका कलर कैसे चेंज हो गया। अब देखिए बताओ भाई, ये येलो से कैसा कलर हो गया, डार्क रेडिश कलर हो गया। तो अब ये कैसे चेंज हुआ, हो गया ना आपके पास कलर इन चेंज। जो हमने यहाँ पे लिखा है कि जो केमिकल रिएक्शंस होगी उससे कलर में भी चेंज होगा, तो हो गया ये केमिकल रिएक्शन चेंज। हमने वाटर लिया था, वाटर में टर्मरिक घोला था, ठीक है। आपका जो सोडा आता है उसमें से वो जो सोडा होता है वो केमिकल से ही बने होते हैं, तो उसको हमने इसमें डाला, उसने इस कलर को चेंज कर दिया। भाई ये एक प्रकार का और एग्जाम्पल है जिसे हम एसिड बेस में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल आपको कलर पे फोकस करना है। थोड़ा हम एग्जाम्पल ही समझते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो देखो हमने कलर में भी चेंज कर लिया। तो ये था आपके पास कि अगर हम कोई कंपाउंड में कलर भी चेंज करें तो वो एक केमिकल रिएक्शन है। फिर उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, बहुत सारी चीजें हैं कि टेम्परेचर के परिवर्तन से परिवर्तन होता है, तो वो भी केमिकल्स के कारण ही होता है। अब उसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब एक कैंडल का जलना, ये हमने देखा कैंडल ग्लो कर रही है, ठीक है, ये ग्लो कर रही है जिससे भी, तो यहाँ से कुछ गैसेस तो निकल रही है ना, तो वो यानी हम बहुत सारी चीजों को जलाते हैं तो गैस भी इवोल्यूट होती है, तो वो भी आपका एक प्रकार का क्या है, केमिकल चेंज है। तो देखो हमने ये कई सारे एग्जाम्पल्स को देख के अच्छे से समझ लिया। अब थोड़ा प्रैक्टिकली हो जाता है तो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। तो ये सारी चीजें थी हमारे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस आपके इस चैप्टर का, कि हमने पूरा ये समझ लिया कि आखिर चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या ये वाकई रियली होता है या कि केवल उस समय से पढ़ते हैं। तो आपने फिजिकल एक्सपेरिमेंट के द्वारा देख लिया कि हमने कलर भी चेंज कर लिया और हमने गैस को इवोल्यूट भी करा लिया, ठीक है।
अब अगर आपको बोल दिया जाए कि नहीं सिंपली सा आप बताओ कि केमिकल रिएक्शंस कहते किसे हैं, तो अब देखो जब भी आपको बोला जाएगा कि केमिकल रिएक्शन कहा किसे जाता है, तो अगर हम डेफिनेशंस लिखेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ से ए केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस। मीन्स ये एक प्रकार की क्या है, एज ए प्रोसेस है, ये मतलब एक प्रोसेस ही चल रही है, प्रोसेस है वेयर वन आर more substances change in one or more new substances। ठीक है, यहाँ से ये सिंपल आपकी हो गई एक केमिकल रिएक्शंस की डिफिनेशंस। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि आप केमिकल रिएक्शंस की डिफिनेशंस बताओ कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस, तो आप बोल सकते हो कि ए केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस वेयर वन आर मोर सबस्टेंसेस चेंज इन वन आर मोर न्यू सबस्टेंसेस। यानी केमिकल रिएक्शन वे आपकी एक प्रोसेस है जिसमें कि अगर हम एक या दो या उससे अधिक सबस्टेंसेस ले रहे हैं तो वो मिलके कुछ नए सबस्टेंस का अगर फॉर्म कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये आपका क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। तो ठीक हो गया, हमने केमिकल रिएक्शंस भी समझ लिया। हो गया केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली। अब यहाँ एक इक्वेशन वर्ड आ जाता है कि और इक्वेशंस के बारे में भी समझना है, तो आपका अगला पॉइंट स्टार्ट होता है कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशंस। आपसे पूछा जा सकता है कि केमिकल इक्वेशन से आप क्या समझते हो या व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस। तो ये रहा आपका केमिकल इक्वेशंस कि आखिर हम केमिकल इक्वेशंस किसे कहेंगे। तो इक्वेशंस का वर्ड आता है तो थोड़ा ये हम रिलेट कर पाते हैं कि हम मैथमेटिक्स में हम ऐसे इक्वेशंस को लिखते हैं नंबर के फॉर्म में, जैसे कि एक्स वाई जेड ऐसा करके लिखा जाता है, तो कुछ ऐसा ही फॉर्म आपके पास केमिकल्स में भी होता है। अब देखो अल्फाबेट याद करते हैं हम इंग्लिश पढ़ने के लिए, और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें याद करना होता है एलिमेंट्स। भाई बिना एलिमेंट्स के केमिस्ट्री नहीं पढ़ी जा सकती, और एलिमेंट्स के बारे में तो हम 8 में 6 में हमें पता चला जा मतलब पढ़ते आते हैं आप लोग कि हम टीचर कहते हैं भाई 10 तक 20 तक ऐसा करके एलिमेंट्स याद कर लो। और पूरे टोटल बात करें तो 118 एलिमेंट्स हैं आपके पूरे आज तक जितने भी सर्च किए गए हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो अब उन्हीं एलिमेंट्स की सहायता से हम केमिकल इक्वेशंस बनाते हैं। तो देखो हम केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, अगर हम इसके डिफिनेशंस लिखें, केमिकल इक्वेशन is a chemical reaction is a representation of a chemical reaction। केमिकल रिएक्शंस मतलब जो केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं ना, तो उन्हीं का जो रिप्रेजेंटेशंस होता है वो केमिकल इक्वेशंस कहलाता है। तो केमिकल इक्वेशन इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल इक्वेशंस। अब इसे कैसे लिखा जाएगा भाई, तो हम यहाँ से लिखेंगे ए रिएक्शन in the form of symbols and formula। ये होता है मतलब आप जो केमिकल्स रिएक्शंस लिखते हो वो सेम इन द सिंबल्स ऑफ यहाँ से लिखा इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स और एंड फार्मूला के रूप में वो क्या किया जाता है, रिप्रेजेंटेशंस जो होता है वही आपका कहलाता है केमिकल इक्वेशंस। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि ठीक है भाई, हमने
चेंज देखा तो चेंज आर टू टाइप, फिजिकल्स चेंज एंड केमिकल्स चेंज। तो फिजिकल चेंज वो होते हैं कि जो कि आपके पास इनिशियल स्टेट में उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, यानी हम जिन्हें इनिशियल स्टेट में अगेन गेन कर सकते हैं, वो आपको कहलाती है फिजिकल चेंज। और वो प्रोसेस जिसे हम इनिशियल स्टेट में अगेन चेंज नहीं कर सकते, वो प्रोसेस कहलाती है आपकी केमिकल चेंज। तो अब केमिकल चेंज को हमें अच्छे तरीके से इस पूरे चैप्टर में उसी पे फोकस करना है कि केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शंस क्या है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो केमिकल चेंज अकर्स, वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस। अब उस टेकन प्लेस क्या क्या है भाई? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। इतने आपकी प्रोसेस इसमें देखी जाती हैं। अब व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? तो ए केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस वेयर वन आर मोर सबस्टेंसेस चेंज इन, यहाँ से इनटू लिख सकते हो, इनटू वन आर मोर न्यू सबस्टेंसेस, यानी केमिकल जो भी आपकी रिएक्शंस होगी उसमें किसी न किसी नए पदार्थ का ही निर्माण होगा। तो ये आपका हो गया केमिकल रिएक्शन। फिर उसके बाद वर्ड आ जाता है कि इक्वेशंस किसे बोलेंगे, केमिकल इक्वेशंस किसे कहा जा रहा है? तो केमिकल इक्वेशन इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स और फार्मूला। इसे हम सिंबल्स या फार्मूले के रूप में क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेड करते हैं। अब ये हो गया। अब जैसे मान लो, जैसे कि एग्जांपल में लिख लेते हैं हम, यहाँ से बहुत सारी रिएक्शन बोला जाता है कि ऐसे मैग्नीशियम को जलाओ, ऐसे बोल देते हैं कि मैग्नीशियम को जलाया जाए। तो हम ऐसे हिंदी फॉर्म में लिखा जाएगा कि मैग्नीशियम, ठीक है यहाँ से। और हम बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन, ऐसे हमने ऑक्सीजन लिखा और ये बोल दिया कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमने लिया, और यहाँ से आपका बन गया मैग्नीशियम का ऑक्साइड। ऑक्साइड, ठीक है। ये एक प्रकार के आपके पास केमिकल चेंज हो रहा है। यहाँ से हमने मैग्नीशियम लिया और ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसे जब बर्न किया तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। अब ये क्या भाई, ये रिप्रेजेंटेशन अगर हम हर जगह लिखते चले आते तो इतने बड़े बड़े कंपाउंड के नाम ही लिखते, कितनी दिक्कत होती है। हमें जल्दी से बोला जाए भाई कोई केमिकल इक्वेशंस लिखो तो हम लिख ही नहीं पाते। तो अब इसी को सही करने के लिए जरूरत पड़ती है आपको केमिकल इक्वेशंस की। अब उसे हम देखते हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो ले लो, और हम केमिकल इक्वेशंस को डिटेल्स में देखते हैं क्योंकि हमें इसको बैलेंस करना भी सीखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट इतने का ले लें। देखते हैं कि केमिकल इक्वेशंस को कैसे हम लिखेंगे और क्या क्या चीजें पड़ती हैं हमें केमिकल इक्वेशंस को आगे करने के लिए। तो सबसे पहले हमने वही देखा कि अगर हमसे बोला जा रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड को हमने बर्न किया तो अब इस केमिकल्स को, इस रिएक्शंस को फाइंड आउट करो। तो हम यहाँ से ले लेंगे कि हम इसको अगर ऐसे लिखना हो तो मैग्नीशियम, हमें ऐसे ले लिए मैग्नीशियम एंड प्लस ऑक्सीजन, और ये बर्न करके बना लिया आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये इस तरीके से हम लिख रहे हैं, इतना बड़ा फार्मूला हो रहा है। क्या इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है लिखने का? मैग्नीशियम को कुछ हम और नहीं लिख सकते? तो भाई हमने मैग्नीशियम का जब पीरियोडिक टेबल बनाया तो उसके सिंबल्स बनाए, क्योंकि अगर पीरियोडिक टेबल में ही ये पूरा नाम लिखने जाते ना तो बड़ी दिक्कत होती, तो उसके लिए सिंबल्स बनाए गए। तो यही जो इसका केमिकल इक्वेशन जिस फॉर्म में लिखा जाता है, तो मैग्नीशियम को हम लिख लेंगे यहाँ से Mg। मैग्नीशियम का क्या हो गया आपके पास? Mg। और ऑक्सीजन को, ये भाई मैग्नीशियम आपकी मेटल्स है तो ये रह सकती है यहाँ से वन फॉर्म में, सिंगल एटम्स के फॉर्म में, लेकिन ऑक्सीजन को हमें लिखना पड़ेगा O2, और यहाँ से आपका बनेगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा MgO। ठीक है, क्या रिएक्शन तो हमने करा ली, सिंपल से लिख ली। अब इस रिएक्शन में कुछ दिक्कत तो लग रही है, तो आपको यहाँ रिकॉल करना होगा 9th में जाके। 9th में आपने जब पढ़ा था केमिकल इक्वेशन, शायद अगर आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो तो शायद नाम तो सुना ही होगा आपने कि आपके पास कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास, ये वर्ड तो सुना होगा आपने कि कंजर्वेशन ऑफ मास
उसका जो लॉ होता है वही फॉलो होना चाहिए किसी भी केमिकल रिएक्शंस में। अब हमें फॉलो करने के लिए पहले पता तो होना चाहिए भाई कंजर्वेशन ऑफ लॉ कहता क्या है, होता क्या है। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ लॉ जो होता है उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी रिएक्शंस करवा रहे हो, कोई भी रिएक्शंस हो रही है तो उसमें आपको ध्यान में ये रखना है कि नंबर्स ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स इक्वल टू नंबर्स ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। यानी मीन्स कि आप ये देखो, ये जो प्रोसेस यहाँ पे लिखी गई है इसे हम बोलते हैं कि ये आपके पास रिएक्टेंट है, ठीक है। और ये जो फॉर्म हुआ है इसे हम बोलते हैं कि ये आपके पास प्रोडक्ट है। तो कभी कभी सिंपल आपसे पूछा भी जा सकता है कि भाई ये क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं। तो रिएक्टेंट्स क्या है, जो आपके पास केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं जो आइटम, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो केमिकल रिएक्शंस के अकॉर्डिंग हमें क्या प्राप्त होते हैं, मतलब हमें मिलते हैं, ज्ञान होते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो लेफ्ट साइड आप रिएक्टेंट लिखते हो हमेशा और राइट साइड आप लिखते हो प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहां से हमें एक लॉ हमने याद किया, कंजर्वेशन ऑफ लॉ, ठीक है। हमने एक लॉ को रिकॉल किया, एक लॉ हमें क्या आ गया, रिकॉल आ गया, कंजर्वेशन ऑफ, पहले मास लॉ लिख लो क्योंकि बहुत सारे होते हैं ना, मास। अब इसे हमने क्या किया, रिकॉल कर लिया। 9th में शायद हमने पढ़ा रहा होगा, पढ़े हो या आप नहीं पढ़े, लेकिन उम्मीद है आई होप आप पढ़े होंगे, आप अच्छे बच्चे हो, ठीक है। अब यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ मास अगर हम याद करें तो इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ से लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ लिख लो। इस लॉ के अनुसार क्या होता है आपके पास कि नंबर्स ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर्स ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। अब जैसे ही ये लॉ हमें याद आता है, इस लॉ को हम फिर रिकॉल करते हैं तो हमें ये रिएक्शन सही ही नहीं लगती है। अभी तक तो कहा हाँ भाई कैरेक्ट है, अब इसमें क्या गलती है, मैग्नीशियम लिया उसको बर्न कराया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, अब इस रिएक्शन में गलत क्या था। तो ऐसे जनरली तो गलत नहीं था, कुछ रिएक्शन तो सही है भाई कि वहां से ऑक्साइड ही फॉर्म होगा। लेकिन जैसे ही हम जब कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ रिकॉल करते हैं तो हाँ भाई इसके अकॉर्डिंग तो ये गलत हो गया, मैग्नीशियम इधर एक है इधर एक है, सही है, मैग्नीशियम भाई बैलेंस है, ये कहीं गलत नहीं है। अब जैसे ही हम आए ऑक्सीजन पे तो ऑक्सीजन आपका रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में 1 है। अब इतना ब्लेंडर आ गया भाई, अब इसके अकॉर्डिंग तो हमारा मास लॉ डिसफॉलो हो गया, और मास लॉ को हम कभी डिसफॉलो कर ही नहीं सकते भाई, मास लॉ है हर जगह ये फॉलो होता है। क्योंकि कहा जाता है ना आपके पास जो मास होता है वो ना तो डिस्ट्रॉय होता है और ना ही वो क्या होता है आपके पास मतलब प्रोड्यूस होता है, बस उसको हम चेंज कर सकते हैं। और अभी हमने पढ़ा कि जो यूनिवर्स में होते हैं वो बस चेंज ही होते हैं, या तो वो फिजिकल चेंज हो या तो वो केमिकल चेंज हो। तो इसी के अनुसार ये आपके मौसला हो गया। तो अब हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशंस को बैलेंस करना होगा। तो अगला टॉपिक जो आपके इसमें आ जाता है कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक जो आता है पढ़ते पढ़ते आपकी बुक में, तो वो आ जाता है केमिकल्स रिएक्शंस को बैलेंस करना। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आना ही आना चाहिए। एग्जाम्स में आ गया, रिएक्शंस दे दी जाएगी और आपको बैलेंस करना है। तो कुछ नहीं करना है, बस ये रूल्स याद रखो कि आपके पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में एटम्स
समान होना चाहिए, बस उसी को फॉलो करो। अब देखो हम इसी रिएक्शंस को ले लेते हैं। हमने लिखा Mg एंड प्लस O2 एंड यहाँ से MgO। अब कहा जा रहा है कि इसे बैलेंस करो। देखो कुछ नहीं बैलेंस करने के लिए, नंबर ऑफ जितने भी एटम्स है इधर लिख लो और इधर लिख लो। जैसे इक्वेशन में होता है ना कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी हमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर करना है राइट हैंड साइड की, तो दोनों तरफ एटम्स सेम रखने होंगे। तो हमें क्या करना है, ये आपका LHS है और LHS में मैग्नीशियम लिखो एक तरफ, जितने एटम्स यूज हुए हैं, दूसरा आपके पास ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है। हम यहाँ से आ जाते हैं RHS में, तो RHS में आ गया मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, इसकी संख्या 1 है और इसकी संख्या 1 है। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी यहाँ से आपका लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्या करना होगा, अब देखो कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो। ये बहुत ही एक गेम की तरह हो जाता है भाई, गेम में तो आजकल बच्चों का इंटरेस्ट है, तो भाई इसमें ही गेम ला लो ना। ऐसे ढेर सारे रिएक्शंस ले लो, उसमें नंबर से ढूंढो कि हाँ ये नंबर ढूंढे और बैलेंस करो, खुद ही एक गेम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें ऐसी कोई संख्या लेनी है कि भाई जैसे गुणा भाग करता है ये दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 है, अब क्या करें, तो अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अब सही है, अब आप क्या करो, यहाँ पे भी 2 लिख सकते हो, तो नो। एक चीज याद रखना कि कभी भी आपको जो गुणा करना है वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म में नहीं कर सकते। आप हमेशा जो गुणा भाग करना होता है वो आप यहाँ पे संख्या लिखोगे। ठीक, यहाँ पे लिखना होगा, मतलब एटम्स के आगे लिखना होगा। यहाँ पे तो लिखा जाता है मीन्स मोल्स, कि आपने 1 मोल लिया, 2 मोल लिया, 3 मोल लिया, लेकिन ये O2 लिखा गया है तो ये O2 का एक अणु ही है। अब यहाँ पे भी हम 2 लिख दे रहे तब भी ये मैग्नीशियम का एक अणु ही होगा और वो बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि भाई मैग्नीशियम हम अगर करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आता ही होगा, तो हम मैग्नीशियम नहीं आता है तो प्लीज आपको वीडियो के यहाँ से लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करें, आप वहां से देख लेना, संयोजकता कैसे निकालें। ठीक है, अब मैग्नीशियम के पास होते हैं परमाणु क्रमांक 12 और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसके पास +2 चार्ज है और एक ऑक्सीजन के पास -2 चार्ज है। ठीक है, यहाँ से ये हो गया आपके पास -2 चार्ज। ठीक है, यहाँ से तो अब ये -2 चार्ज है MgO। अगर हम यहाँ पे 2 कर देना तो ये बैलेंस ही नहीं होगा, क्योंकि भाई ये तो सही है, इसके पास ये -2 लेके आ गया, ये +2 लेके आ गया, दोनों न्यूट्रल है, हाँ न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे 2 कर देते तो आपका एक्स्ट्रा -2 चार्ज आ जाता, तो ये कंपाउंड बनता ही नहीं, एक आयन फॉर्म हो जाता। और हम आयन फॉर्म करने के लिए थोड़ी आए हैं, हम एक नया कंपाउंड बनाने आए हैं, तो नया कंपाउंड बनाना तो कभी हम दूसरा यहाँ पे नहीं करेंगे। अब हमें मल्टीप्लाई करना है तो भाई इसके आगे भी नहीं कर सकते, हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 से गुणा किया, लेकिन जैसे ही हमने 2 से यहाँ गुणा किया ना तो मैग्नीशियम की संख्या भी हो गई 2, यानी यहाँ पे भी आपने 2 से गुणा कर लिया, तो अब इसकी भी संख्या 2। अब ठीक है, इधर ऑक्सीजन तो सही है, अब क्या करोगे, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 1 से कर दो। अब देखो हो गया 2, यानी आपका LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो यही स्टेप होता है आपका केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने के लिए, कुछ भी नहीं। जैसे ये जो एरो है ना, ये एरो क्या कहती है, ये एरो आपका एक बैलेंस यानी इक्वल का चिन्ह ही है। जैसे आप केमिकल रिएक्शंस लिखते हो, जैसे हमने लिख दिया RHS इक्वल टू यहाँ से LHS, तो यहाँ पे वही करना है। अब इस केमिकल, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट में जितने भी एटम्स हैं उसको एक लाइन में लिख लो और जो भी प्रोडक्ट है उसको एक लाइन में लिख लो। अब उसको नंबर से आप मल्टीप्लाई करके उसको बैलेंस करना। अब बस ये आप माइंड में रखना कि हमें गुणा भाग जो करना है ना तो किसी मॉलिक्यूल्स के बीच में करना है या किसी कंपाउंड के बीच में करना है, और ना तो उसको हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में बढ़ाएंगे। हम जो बढ़ाएंगे तो मोल्स के फॉर्म में बढ़ाएंगे, यानी किसी कंपाउंड के आगे यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अब जैसे ही हमने यहाँ पे 2 किया तो भाई ये मैग्नीशियम को भी हम आगे क्या कर देंगे 2, तो अब आपकी ये रिएक्शन पूरी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो ऐसे ही हमें रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। तो आई होप थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। तो हम और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए और फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को करके देखते हैं।
जनरली हम सीख रहे हैं इक्वेशन को बैलेंस करना, तो हम कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं। अभी आगे हमें पढ़ना है टाइप ऑफ रिएक्शन, तो हम थोड़ा और अच्छे समझ लेंगे। अब जैसे देखो, हमने कैल्शियम लिया और हम इसको बोल दे रहे हैं कि हम इसको नहीं, हम इसको जल में डालेंगे। ठीक है, अगर हम इसे जल में डालते हैं तो क्या चीजें फॉर्म होंगी। अब इसे हमें बैलेंस जो फॉर्म होंगी वो तो हम आगे भी पढ़ेंगे चैप्टर में कि कैसे होगा, लेकिन यहाँ पे भी हम समझते हैं। आप याद कर लो कि इसके बाद आपका जो जब भी हम किसी मेटल्स को जल में डालेंगे तो वो एक क्षार का फॉर्मेशन करेगा, यानी यहाँ से आपके पास बन जाएगा CaOH का ट्वाइस। ठीक है, ये आपके पास बन गया CaOH का ट्वाइस। लेकिन क्या ये बैलेंस है? तो अगर हम देखें तो ये बैलेंस नहीं होगी। अब हमें इसे बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा कि भाई इसे बैलेंस की जाए। तो हम यहाँ पे H2 गैस भी आपके पास मुक्त होती है। जैसे ही हम किसी भी मेटल्स की जल से रिएक्शंस करवाएं तो उनके पास प्रवृत्ति होती है, उनके पास एक मतलब पॉइंट होता है कि वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। अभी इन सारी चीज़ों के पीछे की हम थियरी पढ़ेंगे कि क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे भी आप बैलेंस करने के हिसाब से देखो। ठीक, अभी हम बैलेंस करने के लिए ये इक्वेशंस लिख दी गई है। अब देखो, चेक करो ये बैलेंस है कि नहीं है। तो आपको चेक करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले ये आपका रिएक्टेंट हो गया। इसमें देखो कैल्शियम लिखो, हाइड्रोजन लिखो, ऑक्सीजन लिखो। यहाँ पे भी कैल्शियम लिखो, हाइड्रोजन लिखो, ऑक्सीजन लिखो। हमने लिख लिया दोनों तरफ। इधर इसकी संख्या 1 है, इधर इसकी संख्या 2 है और O की संख्या 1 है। अब हम आ जाते हैं इस पे। कैल्शियम तो एक ही है। अब यहाँ पे 2 लगने का मतलब कि इस ब्रैकेट के अंतर्गत जो भी एटम्स हैं वो 2-2 है। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, इन दोनों को जब अब ऐड कर लोगे तो 4 हाइड्रोजन आपको मिल रहे हैं और यानी 2 ऑक्सीजन भी मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं तो ये बैलेंस ही नहीं है भाई। कैल्शियम तो ठीक है, कैल्शियम भाई अपना बना के चल रहा है, इधर भी एक है उधर भी एक है। अब हाइड्रोजन को क्या ऐसा चीज आ गया भाई, सीधे दुगना हो गया। ये इधर 2 है तो इधर 4 मिल गया। ऑक्सीजन को भी कुछ ऐसी एनर्जी मिल गई कि इधर 2 है तो इधर 1 है तो इधर 2 मिल गया। क्या ये लॉ कंजर्वेशन ऑफ लॉ के अनुसार सही है? तो हम कहेंगे नहीं सही है, क्योंकि हम कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग यही पढ़े हैं कि आपके पास नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मेटल्स इन प्रोडक्ट दोनों समान होने चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये तो इक्वल है ही नहीं। तो फिर अगेन हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर को ढूंढ के हम क्या करेंगे, गेम की तरह इसको स्टार्ट करते हैं। अब ऐसे सोचेंगे थोड़ी देर तक, यार कौन सी संख्या लें कौन सी संख्या लें जिससे मल्टीप्लाई करें दोनों बराबर हो जाए। अब देखो सही है कि हम यहाँ पे इधर कहीं तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, हमारे पास चांसेस है यहाँ करें, यहाँ करें, यहाँ करें या यहाँ करें। तो अब हम क्या सोचते हैं, कैल्शियम तो एक है, इसको छोड़ ही देते हैं, ये बैलेंस है तो इसे क्या बैलेंस करना। देख रहे हैं कि हाइड्रोजन नहीं बैलेंस है, यानी इधर 2 है। तो अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें तो अब एक चीज और याद रखना कि नीचे जो संख्या लिखी जा रही है 2 और इसके आगे जो संख्या लिखी जा रही है, इन दोनों का हो जाता है मल्टीप्लाई। तो 2 का 2 में गुणा हुआ तो ये हो गया आपके पास 4। अब ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 1 का गुणा 2 में हुआ तो ये हो गया 2। वाओ, ये तो हमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस हमने एक वर्ड क्या चूज कर लिया। देखो यही माइंड का गेम है। बस आपको एक पूरे 9 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 नंबर में से ही अगर हम बात करें ना आपसे तो 5 6 5 तक 4 तक ही नंबर में आपको डिसाइड करना होता है कि 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 और 6, बस इन्हीं में से। अब देखो हमने 2 को उठाया और जैसे ही 2 हमने यहाँ पे रखा हमारा सब बैलेंस हो गया। कैल्शियम 1 इधर, कैल्शियम 1 इधर, हाइड्रोजन 4 इधर, हाइड्रोजन 4 इधर, ऑक्सीजन 2 इधर 2 इधर। तो इस तरीके का आपका स्टेप होता है बैलेंस करने का। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे नंबर ढूंढ ढूंढ के तो आप रिएक्शन को बैलेंस करना सीख जाओगे। अब ये नहीं है कि आप इसे कोई फार्मूला है इसे रट लो ये बैलेंस हो जाएगा। भाई ये आप अगर इसमें बनना चाहते हो एकदम मास्टर्स तो आपको करनी पड़ेगी मास्टर्स इतनी प्रैक्टिस। तो ये सारी चीजें आपको एकदम अच्छे तरीके से सीखना है तो उतना ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। भाई गेमिंग में तो बहुत प्रैक्टिस करते हो, क्या एक बार में जीतना स्टार्ट हो जाता है? तो नो। तो भाई वैसे ये भी है, इस पे भी आप प्रैक्टिस करते जाओ, वैसे ही समझ में आ जाएगा। रिएक्शन आप यूं बैलेंस कर लोगे और एग्जाम में बैलेंस करने के लिए 100% है कि आता ही आता है।
तो ठीक है, हमने केमिकल्स रिएक्शंस देख लिया, केमिकल इक्वेशंस देख लिया, उसको बैलेंस भी कर लिया। अब क्या हो कि क्या हम सभी रिएक्शन एक ही प्रकार की होती है जितने भी हम केमिकल रिएक्शंस कराते हैं? तो आंसर है नो, सभी रिएक्शन एक जैसे नहीं होती हैं। बहुत सारे टाइप हैं रिएक्शंस के, तो उन टाइप्स को देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन या टाइप ऑफ केमिकल्स रिएक्शंस। तो अगेन इसका स्क्रीनशॉट लें और हम देखते हैं टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स, क्लास लंबी हो सकती है तो प्लीज आप थोड़ा सा बोर ना होना, वैसे भी तो बोर होने नहीं देंगे हम आपको, इंटरेस्टिंग वैसे ही पढ़ रहे हैं। तो बस आप आज ये क्लास देख लेते हो ना, आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम यूं गायब हो जाएंगे। आपकी जो सिलेबस की टेंशन होती है, जो टेस्ट की टेंशन होती है, क्वेश्चंस हम आपके फेयर कैसे बनाए, मतलब आप जो भी हो आपका पूरा कैसे बनाना है। तो आपको अगर इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। बस वहाँ पे आपको पूरे सिलेबस के यहाँ से पीडीएफ मिल जाते हैं, तो आपको बस वहाँ से ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। तो आप अच्छे से बस इसमें पढ़ो, अभी लिखने के चक्कर में ना पढ़ो कि हाँ ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि वो साथ साथ में लिखते जाते हैं ऑनलाइन क्लासेस में। तो भाई अगर आप लिखने पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि हम लिखने पे फोकस करते हैं तो भाई हमारे नोट्स बनने चाहिए, माइंड में ये रहता है, तो चीजें हमें कम समझ में आती हैं। तो आप पहले क्या करो, सभी चीजों को अच्छे तरीके से समझ लो और फिर आपके पास चॉइस दो है। आपको एक तो नोट्स मिल जाएंगे, या तो अगर आप और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ना चाहते हो, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहते हो, तो अपनी नोट्स खुद बनाना शुरू करो। तो हम आपको नोट्स तो प्रीफर कराएंगे, लेकिन ज्यादा बेटर सजेशन हमारा ये है आपसे कि आप अगर अपनी नोट्स बनाते हो अपने अकॉर्डिंग तो वो बेस्ट होती है, तो आपकी वो नॉलेज गेन करती है। इसलिए अगर चाहते हो कि खुद से बनाएं तब भी बेस्ट ही है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज आपको बस कुछ नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बस आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है और वहां से आपको मिल जाएगा। तो आइए हम टाइप ऑफ रिएक्शंस देखते हैं कि हमने अभी बोला कि क्या सभी रिएक्शन सेम होंगी। भाई अगर सेम होती ना तो केमिस्ट्री इतनी हार्ड बनती नहीं, इतने मोटे मोटे थियरी, इतने रिएक्शंस होती ही नहीं। एक ही रिएक्शंस होती तो कितना सही रहता, लेकिन आके गड़बड़ कर देता है टाइप ऑफ रिएक्शंस। इतना ही नहीं है भाई, और भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अगर आपको 10th में जितना पढ़ना है वो आपके पास पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। देखो सारी जो थियरी है उसके नाम में हिडन है, तो अगर नाम की हिडनसी को आप अगर एज्यूम कर लेते हो तो आपकी जो डेफिनेशन है यूं लिख लोगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड पे आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, फिर उसके बाद आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, एंड उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस। और एक और होता है आपके पास एक अगेन कि अगर हम टेम्परेचर के बेस पे बताएं तो दो प्रकार की और दो टाइप की और आ जाती है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो लास्ट में उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, लेकिन अभी हम सबसे पहले इन पे फोकस करते हैं जो कि आपकी इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो आपके पास एग्जाम में क्या आता है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस, ये क्वेश्चन आ जा सकता है, और इसको आपको एंड गिव एन एग्जांपल्स, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। तो अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो पढ़ना भी तो पड़ेगा, तो प्लीज भाई अच्छे से पढ़ लो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो अब देखो केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आ जाते हैं। तो कॉम्बिनेशन मीन्स क्या हो सकता है, कुछ कंबाइन किया जा रहा है, कंबाइन यानी कुछ चीजों को जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। ये मार्कर पहले ऐसे अलग अलग थे, अब इनको साथ में मिला के रख दिया, ठीक है, क्या हो गया, ग्रुप बन गया, कंबाइन हो गए। अब इन्हें फिर हम अलग कर देंगे, अलग हो जाएंगे। तो सेम वैसे ही रिएक्शंस भी होती हैं। तो अगर हम सबसे बात आ जाए कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, तो हम लिखेंगे ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ए रिएक्शंस, यानी केमिकल रिएक्शंस इज रिएक्शंस, यहां से लिखेंगे इज रिएक्शंस विच इन टू आर मोर
सबस्टेंसेस। हम देखो यहाँ पे लिख सकते हैं एलिमेंट्स भी, अगेन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स और यहाँ पे हम लिख सकते हैं सबस्टेंसेस आर कंबाइन into a single compound, या आप लिख सकते हो सबस्टेंस। ठीक है, सबस्टेंस लिखना है, मतलब 2 आर मोर एलिमेंट्स या सबस्टेंसेस अगर कंबाइन होके एकदम जो यहाँ से इंटू ए सिंगल, यहाँ से कंबाइन इंटू ए सिंगल कंपाउंड या सबस्टेंसेस, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। यानी यहाँ पे कई सारे एलिमेंट्स ले लेंगे और उन एलिमेंट्स को एक साथ जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद ये एक चीज है कि एक ही कंपाउंड बनना चाहिए, एक ही सबस्टेंस बनना चाहिए, तभी उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोल सकते हैं और नॉट बोल, अगर ऐसा नहीं है तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस नहीं बोलेंगे। तो आओ, ठीक है, ये डेफिनेशंस हो गई। अब यहाँ पे किया क्या जाता है भाई, फॉर एग्जाम्पल्स भी लिखो, एग्जाम्पल्स भी लिखो। तो जब हम आते हैं एग्जाम्पल्स की बारी, तो क्या करो, सिंपल बहुत सारे रिएक्शन देखो कि यहाँ से हम ले सकते हैं कैल्शियम का ऑक्साइड एंड प्लस यहाँ से हम ले लेते हैं कैल्शियम का ऑक्साइड को हमने डाल दिया किसमें, H2O में। ठीक है, हमने लिया कैल्शियम का ऑक्साइड जो कि आपका एक क्या होता है, चूना होता है, चूने का फार्मूला होता है जिसमें आपका जल ना हो, एक आपका हाई मतलब यहाँ से चूना हो गया और उसको हम जल में डालते हैं, तो यहाँ से जो फॉर्म होता है वो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। ठीक है, ये इसका जो नाम है आपके पास, ये है कैल्शियम ठीक है, ये आपको कैल्शियम का ऑक्साइड, ये हो गया आपके पास वाटर। इसको हम बोल सकते हैं, एक और वर्ड दे सकते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड। अब ये जब यहाँ से फॉर्म होते हैं तो ये बनाता है CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बना लिया यहाँ से, इसका जो नाम हो गया एक सिंगल कंपाउंड मिला, यानी ये और ये आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, तो इसको हम बोलेंगे कि ये आपके पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आपका हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो गया। तो अब देखो, क्या ये इक्वेशन आपको ध्यान में ये भी रखना है कि क्या ये सभी रिएक्शन बैलेंस हैं या नहीं, अगर नहीं बैलेंस है तो आपको बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो आओ देखते हैं, कैल्शियम 1, ठीक है, ऑक्सीजन एक यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे OH का ट्वाइस का अगेन हमने बताया कि अगर ये ब्रैकेट के अंदर का और बाहर अगर हम कोई भी संख्या लिख रहे हैं तो उतनी ही संख्या इन एटम्स की होगी, तो 2 लिखा है तो भाई ऑक्सीजन भी 2 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और ये जब 2 यहाँ पे लिखा गया तो हाइड्रोजन 2 है, तो वाह, इसे तो हमें बैलेंस भी नहीं करना पड़ा, ये इक्वेशन बैलेंस है ऑलरेडी। तो ये हो गया आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड ये हो गया आपके पास एग्जाम्पल्स। और भी देखो एक सिंपल, ये एक रिएक्शन तो हो गया, और कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। अब देखो जैसे हमारे पास आ गया नाइट्रोजन भी सिंगल नहीं रहता भाई, ये भी N2 की फॉर्म रहेगा, और हाइड्रोजन है ये भी सिंगल रहना प्रेफर नहीं करता, ये भी अपना ज्वाइंट ही रहता है। ठीक है, ये हो गया N2 और ये हो गया H2। अब ये जब मिलेंगे तो हमें ये हमारी एक कंडीशंस है कि ये 2 कंपाउंड नहीं बनाना चाहिए, कोई एक सिंगल कंपाउंड बनना चाहिए, तभी हम उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अंतर्गत रह सकते हैं। नहीं तो भाई चल तू बाहर, किसी और में तेरी जगह यहाँ पे नहीं है। ठीक है, हमने नाइट्रोजन लिया, हाइड्रोजन लिया। अब यहाँ पे जानी सुनी देखो, आप क्लास 10th में हो ना, कुछ ऐसे बहुत ब्लेंडर नहीं फॉर्म होता है। अब जनरली जो फार्मूला याद रखते हो, चीनी, ग्लूकोज, जल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनिया, यही सारी चीजें फॉर्म होती हैं। तो ठीक है भाई, यहाँ पे NH3 फॉर्म कर लेते हैं, मिल रहा है ना इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, NH3 फॉर्म कर लिया। अब दिक्कत ये आ जाती है कि ये भाई साहब बैलेंस नहीं है, यहाँ पे हमारा जो मास ऑफ कंजर्वेशन लॉ है वो डिसफॉलो हो रहा है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता।
तो हम अगेन संख्या लिखेंगे सिंपल, इनकी संख्या है 2, इनकी संख्या भी है 2। लेकिन इधर आते हैं तो इन भाई साहब की तो 1 है, लेकिन ये भाई साहब हो गए आपके पास 3। करें तो क्या करें, कैसे करें इसको हम बैलेंस? तो देखो अब कोई संख्या ढूंढो जल्दी से कि इन्हें बैलेंस कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो अगर हम यहाँ से 2 पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 2। ठीक है, अब यानी हम यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो 2 करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे 2 किया तो हाइड्रोजन और भी बढ़ जाता है, इधर 2 3 6 हो गया। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे भी आपके पास 2 किया तो यहाँ पे भी 6 हो गया। अब इधर भी हमें 6 करना, तो कुछ नहीं करना भाई, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर 2 से किया, इधर 3 से। अब चाहे 2 में 3 का गुणा करें, 3 में 2 का गुणा करेंगे, आना तो 6 ही है। और यही तो हमें चाहिए कि हमें दोनों तरफ बराबर ही होना चाहिए। तो ये हो गया आपके एक इक्वेशन बैलेंस, और इसे याद रख लो या इसे याद रख लो, आपकी ये हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स मिलके एक सबस्टेंस का फॉर्म किए हैं, और यहाँ पे 2 सबस्टेंस मिलके एक न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन किए हैं। तो यानी कंबाइन होके न्यू सिंगल सबस्टेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो गई। तो आई होप अब आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस समझ में आ गई हो। ठीक है, अब हम अपना मूव करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पे। डिकम्पोजिशन, जो डिकम्पोजिशन है डायरेक्टली अपोजिट है कॉम्बिनेशंस की। कॉम्बिनेशन में हम कई सारे एटम्स को जोड़ के एक सिंगल कंपाउंड बना रहे थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिंगल कंपाउंड को तोड़ के कई सारे एटम्स बनाएंगे, एटम्स नहीं, मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे या सबस्टेंस फॉर्म करेंगे, तो वो हो जाएगी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम करते हैं मूव डिकम्पोजिशन पे। तो अपने चैप्टर के एंड के तरफ बढ़ते हुए तो आ जाते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पे। तो अब देखो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा, तो व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंड एग्जांपल्स, गिवन एग्जांपल्स। ठीक है, यह क्वेश्चन आ जा सकता है, या तो आपके पास जो चेंज हुआ है, आपके पास बोर्ड में 20 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन आए में वहां पे एक रिएक्शंस देगी और कहेगी फाइंड आउट कीजिए ये रिएक्शंस कौन सी रिएक्शन है, विच रिएक्शंस, ये मतलब नेम जो भी रिएक्शंस हो। तो आपको फॉलो करना है, तो सबसे पहले डिफिनेशंस और ये पता होना चाहिए, तभी हम कोई रिएक्शंस भी देख के बता सकते हैं कि हाँ ये कौन सी रिएक्शंस है। तो सबसे पहले डिफिनेशंस की बात आती है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्या, तो हम लिख सकते हैं सबसे पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन in which two or more products are formed a single reactant are called decomposition reactions। हो गया आपके पास डिफिनेशंस, वेरी इजी है, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज रिएक्शंस इन विच 2 or more product are form a single reactants are called decomposition reactions। यानी 2 या 2 से अधिक आपके पास जो प्रोडक्ट होंगे वो फॉर्म होंगे किससे, एक सिंगल रिएक्टेंट से। अब बात आती है भाई 2 एग्जाम्पल दो, हमें एग्जाम्पल्स की ज़्यादा ज़रूरत है, डेफिनेशन से भूल भी जाएं लेकिन एग्जाम्पल्स याद आ तो भाई 1-2 नंबर हमारे आते हैं जो एमसीक्यू में, कम से कम वहाँ तो अपना नंबर बचा लेंगे। तो ठीक है, लो आप एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ से FeSO4। अब FeSO4 को ब्रेकआउट करना है और अलग अलग हमें चीज़ें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो देखो हम यहाँ से जब FeSO4 को ब्रेकआउट कर रहे हैं तो बनता क्या क्या है, यहाँ से बनता है Fe2O3 फेरस फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, एंड प्लस SO2 एंड प्लस SO3, ये सल्फाइड गैसेस बनती हैं 2, एक SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर
ट्राईऑक्साइड। ठीक है, क्या बैलेंस है? तो पहले ही देख रहे हैं इधर फेरस साहब एक हैं और इधर दो हैं, बैलेंस तो है ही नहीं। तो सबसे पहले अब तो हम मास्टर्स हो गए, अब हमें क्या लिखने की जरूरत है, हम यहाँ पे 2 कर लेते हैं और माइंड में ही हम काउंट डाउन शुरू कर लेंगे। ठीक है, फेरस भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। अब जैसे ही हमने 2 किया तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 8 हो गया, 4 2 8। तो 3 यहाँ पे यूज हो गया, सही है, 3 यहाँ पे यूज कर लिया। अब देखो सल्फर 2 हो गया, तो एक सल्फर यहाँ, ये एक सल्फर यहाँ, सल्फर भी बैलेंस है। ऑक्सीजन पे ये आ गया, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे है, अभी 8 ऑक्सीजन हो, मतलब 3 आपके पास यहाँ हो गए, 5 और मिल गए तो हो गया पूरा ये भी। तो 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 2 5 3 8, इधर भी 8 इधर भी 8, यानी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो ये हो जाती है आपके पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कंपाउंड दिया क्या यार, ये कंपाउंड टूट के हमें इतने सारे क्या दे रहा है, कंपाउंड दे रहा है। तो ये हो गया आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, जैसे हमने देखा बता दिया डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है क्या। अब क्या करें, और भी एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखो एमोनिया को आप क्या कर दो, अपोजिट कर दो। अब मान लो नहीं याद आया, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का तो एग्जांपल सही है, हाइड्रोजन अमोनिया को जोड़ के हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं। तो क्या हम अमोनिया को हीट कर दे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ऑब्वियसली। तो आप दूसरा एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो कि NH3 और 2NH3 था, ठीक है, यहाँ पे हीट किया। अब ये जब आपके पास निकलेगा तो निकलेगा N2 and 3H2, हो गया ये आपके पास एक सिंगल कंपाउंड था, और जैसे हमने इसको हीट कर दिया नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो गई। तो 2 आपके एग्जाम्पल मिल गए, बैलेंस है भाई, 2 लगा दिया यहाँ पे, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 3 2 6 हाइड्रोजन, 3 2 6 हाइड्रोजन, ऑब्वियसली ये बैलेंस है। तो ये आपके 2 रिएक्शंस को हमने काम डन कर लिया। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे रिएक्शन पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो लो, और नहीं तो फिर हम मूव करते हैं अपना नेक्स्ट रिएक्शन पे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखिए 2 रिएक्शन का काम डाउन करके आ चुके हैं हम अपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पे कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो हमने डेफिनेशन थोड़ा देख लिया, क्योंकि हमें थोड़ा सा इस पर टाइम लगेगा, क्योंकि हमें इसमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा आपके सिलेबस में। ठीक है, वो जो इस रिएक्शन को अगर बेहतरीन तरीके से समझना है, तो अगर हम ऐसे ही ये नाम लिख के चले जाएं तो आप भी डेफिनेशन रट के एक रिएक्शन रट सकते हो, लेकिन उसे समझ नहीं सकते, 100% की गारंटी है। अब इसे समझना है तो क्या करेंगे, एटम्स याद है आपके पास, अगर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ोगे ना, तो उसमें आपकी एक मेटल्स की दी है रिएक्टिविटी सीरीज। अब उस रिएक्टिविटी सीरीज को अगर आप लर्न रखते हो तभी जाके आपके पास क्या होगा, यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में जो आपका कंपाउंड आता है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फिर यहाँ से Mg, कैल्शियम, फिर उसके बाद फेरस लिख सकते हो, जिंक लिख सकते हो, एंड फेरस हो गया, जिंक हो गया, Pb हो गया, फिर हाइड्रोजन एंड कॉपर, एंड यहाँ से P, Ag, Au एंड Pt, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। इतना भी अगर याद रहा ना आपके पास, ये रिएक्टिविटी की सीरीज है, ये ऊपर से नीचे आपकी क्रियाशीलता कम होती जा रही है, यानी जो ऊपर के एलिमेंट्स है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं और जो नीचे के हैं वो कम रिएक्टिव है। ठीक है, ये चीजें आपके बहुत जगह काम आने वाली है रिएक्शंस में। तो अभी हम मेटल्स वाले चैप्टर में तो इसे पढ़ेंगे, लेकिन आप इसे रिकॉल कर लो। ठीक, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कुछ एटम्स, कैल्शियम, फेरस, जिंक, फिर उसके बाद प्लबम, हाइड्रोजन, कॉपर, चांदी, सोना, पीटी। ठीक है, ये हो गया। अगर ये याद है तो बस आप याद रखना कि जो सोडियम है वो उससे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है, और मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव सोडियम एंड पोटेशियम है, और कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम तथा पोटेशियम, मतलब ऊपर के जो तत्व है वो उससे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, अब ये चीजें अगर याद है तो अब हम थोड़ा सा रिएक्शंस को पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा गया है, तो ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इज ए रिएक्शंस अकर्स, मतलब ये तब होगी कि when a more reactive element displacement मतलब displaced or push out a less reactive elements form a compound that contains a less reactive elements। ठीक है, और यार ये डेफिनेशंस पढ़ के तो कुछ पल्ले ही ना पड़ा नहीं पढ़ा ना,
अब देखो रिएक्शंस जब लिखते हैं ना तब ये पल्ले पड़ता है कि हाँ ये रिएक्शन सब समझ रहे हैं और ये लाइन हम लिखे हैं। अब रिएक्शंस भी लिख लेते ना और इन भाई साहब को छोड़ देते तो वही नहीं समझ में आता। अब देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं Fe, ठीक है, एंड प्लस हम यहाँ पे लिख लेते हैं ZnSO4, ठीक है। FeZnSO4 लिख लिया, ये सिंपल है, यहाँ से कॉपर लिख लो CuSO4, ठीक है। अब देखो अब हम चाह रहे हैं इनके रिएक्शंस करवाना, ये कुछ न रिएक्शंस करे और कुछ फॉर्म करे, ठीक है। जिंक भी लिख सकते थे, कॉपर अच्छा लग रहा है कॉपर लिख लेते हैं क्योंकि आयरन हम कॉपर के पहले ब्लेंड में डालते हैं तो अच्छी रहती है। जिंक में भी डाल सकते हैं, जिंक सल्फेट भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने ये रिएक्शंस लिख दिया है। अब क्या करेगा, अब हम इस पे आते हैं। एलिमेंट्स कौन है, ये तो आपका पास आयन हो गया, ये तो आयन हम इसको छोड़ देंगे। एक ये एलिमेंट्स भाई साहब हैं और एक ये हैं। अब इन्हीं दोनों में देखना है कि कौन अधिक रिएक्टिव है। जो अधिक रिएक्टिव होगा ना वो उसकी जगह कहेगा भाई चल तू निकल। अब देखो क्या होता है, हम अभी आप लोग छोटे हो ना तो हम वैसा एग्जाम्पल देखने ना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। मान लो कि आपकी एक पुरानी साइकिल थी, उससे रोज आप जाते थे स्कूल और वो आपकी साइकिल है भाई एक फ्रेंड बन जाती है कि हाँ ये मेरी साइकिल है, उसे बहुत अच्छे से रखते हैं, जाते हैं स्कूल्स, फिर आने के बाद उसे बहुत अच्छे से रख देते हैं, ठीक है। ये चलता रहता है, हमारा एक बॉन्डिंग उसके साथ बना रहता है। हमारी साइकिल हम करते रहते हैं। अब क्या हुआ, पापा ने नई साइकिल ला दी, ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बहुत अच्छे मार्क्स लाए और शायद मतलब अच्छे वर्क किए तो पापा खुश होके नई साइकिल ला दी। तो अब क्या हुआ भाई, नई साइकिल जैसे आई पुरानी को भेजो, पुरानी की जगह जो बॉन्डिंग बनाना वही नई साइकिल से बनेगी। तो यही चीजें यहाँ पे भी होती हैं। आपके लिए भी ये एग्जाम्पल है भाई, अलग एग्जाम्पल मत देखना कि वो जो इस समय चल रहा है कि एक सुंदर कन्या है उसके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे दूसरी सुंदर कन्या है भाई इसको छोड़ो उसको लेके चलते हैं, वो भी तो एग्जाम्पल हो सकता है। तो सेम यहाँ पे भी है, मान लो साइकिल वाला ही बेस्ट है, अब साइकिल वाले फोकस करोगे दूसरी वाले नहीं। अब देखो क्या है, यहाँ से ये हो गया आयरन और ये हो गया कॉपर। अब हम आते हैं देखने, भाई आयरन तो ऊपर है कॉपर नीचे है, यानी कॉपर की जो रिएक्टिविटी होगी कम होगी और फेरस की अधिक होगी। अब फेरस अधिक सुंदर है बोल दिया ना, फेरस नया नया आया है तो कॉपर कहेगा ये जो सल्फेट रखेगा चलो कॉपर तेरे साथ बहुत रह लिया, अब हम फेरस के साथ जाते हैं। तो यही होता है, यहाँ से ये कॉपर को पुश आउट करेगा, ये कॉपर को डिस्प्लेस्ड कर देगा और यहाँ से फेरस जुड़ जाएगा। तो आपका नेक्स्ट जो कंपाउंड बनेगा FeSO4 एंड प्लस बन जाएगा Cu। अब यहाँ पे भाई Cu साहब आए अलग हो गए, यहाँ फेरस था नया नया आया था, एक नया लाया गया था, तो थोड़ी कि आपके पापा ला तुरंत चल दिए, थोड़ा सा देखे, ठीक है, देखते कौन सुंदर लग रही है। तो अब ये ज़्यादा सुंदर लग रहा था तो ये इसके साथ निकल गया। तो ये होती है आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, यानी स्थान बदल जाते हैं। जो अधिक रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव के साथ जुड़ जाता है और जो कम रिएक्टिव है वो आपके पास क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो इस तरीके की ये रिएक्शंस हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया। अब देखो इसमें एक ही एलिमेंट्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो हम इसे अगर नाम दे तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन लिखा है। अब क्या होगा, अब देखो आप दो भाई हो, ठीक है, दो एक भाई बहन जो भी हो, ठीक है। अब एक साइकिल थी, एक साइकिल आपके पास थी, उससे आप जाते थे और आपके जो छोटा भाई है वो आपके साथ बैठ के जाता था या वाहन से जाता था। लेकिन अब वो भी थोड़ा बड़ा हुआ तो क्या हुआ, एक नई साइकिल आई, पापा ने कहा अब ये भी साइकिल से जाएगा, इसके लिए नई साइकिल लेके आते हैं। तो वो लेके आते हैं नई साइकिल। अब क्या है भाई, छोटे भाई से अब क्या करोगे, आप थोड़ा अच्छी बॉन्डिंग बनाओगे कि वो मुझे नई साइकिल देगा बनाने के लिए। तो ठीक है, अब क्या करोगे आप कि बोलोगे ना कि भाई तू पुरानी से चले जा, मैं नई से चला जाता हूँ। एक दिन ऐसा होगा, फिर एक दिन वो कहेगा मैं नई से जाता हूँ, तू पुरानी से चला जा। तो मतलब नई से जाने का मन सबका होगा। तो अब जो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो वही रिएक्शंस होगी। तो ठीक है, अब ये आपकी सिंपल सिंगल रिएक्शन तो समझ में आ गई, और रिएक्शन समझने के लिए भाई इन श्रेणी की बहुत जरूरत है, तो आप इसे लिख के अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फेरस और स्टेनस एंड हाइड्रोजन, कॉपर, गोल्ड एंड अर्जेंटम एंड पीटी, ठीक है। और ये हो गई आपकी डिफिनेशन, ये हो गया आपके पास एग्जाम्पल। अब और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जरूरी थोड़ी है कि ये रिएक्शन है। अब देखो आपके पास ये Zn लिख दिया जाए
और फिर लिख दिया जाए CuSO4, तो फिर वही प्रोसेस होगा भाई Zn, फिर वही है नई वाली प्रोसेस। तो फिर क्या होगा, यहाँ से बन जाएगा आपके पास ZnSO4 एंड जो कॉपर है वो फिर अलग हो जाएगा। मैं अलग हो जाता हूँ, ठीक है, मैं पुराना हूँ, मैं अलग हो जाता हूँ, नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ, ठीक है। ये वाली रिएक्शन होगी। अब हम आते हैं, मूव करते हैं अपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। तो प्लीज़ आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो और ये इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लो। तो आओ अब मूव करते हैं हम अपनी किस पे, फोर्थ रिएक्शंस पे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, नाम है। पूछा कैसे जाएगा, क्वेश्चन वही होगा, व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल्स। या तो कोई रिएक्शंस देगा और पूछेगा कि बताओ ये कौन सी रिएक्शंस है, 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से आपको एक सही करना होगा। तो उसे सही करने के लिए सबसे पहले व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पता होनी चाहिए कि आखिर व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है इसमें, तभी तो हम पहचान पाएंगे कि हाँ इस रिएक्शन में ये हुआ है तो ये इस रिएक्शन है। तो ठीक है, बाकी का पढ़े हैं, अब ये भी आप कह सकते हो बाकी का पढ़ लिए, एलिमिनेट कर लेंगे भाई, अभी 2 रिएक्शंस बची हुई हैं। तो एलिमिनेट के लिए हमें 100% सही होना चाहिए, तभी एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की डिफिनेशंस देखते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर दोज इन विच 2 केमिकल सबस्टेंसेस रिएक्ट। 2 आपके सबस्टेंसेस होंगे केमिकल, वो रिएक्ट होंगे और रिएक्ट बाय चेंजिंग, मतलब वो परिवर्तन द्वारा रिएक्ट करते हैं, बाय चेंजिंग इनटू आयन टू प्रोड्यूस 2 न्यू सबस्टेंस। यानी 2 सबस्टेंस होंगे, वो अपने आयन्स को एक्सचेंज करेंगे और न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन करेंगे। अगर ऐसी प्रोसेस जहाँ पे देखने को मिल रही है तो हम बोल देंगे आंख बंद करके कि भाई ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एकदम करेक्ट है, ठीक है। अभी ये देख के क्या नहीं समझ में आ रहा है, जब तक एग्जाम्पल ना देखिए तब तक समझ में कहाँ आता है भाई। तो आओ हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हो गया। लंबी क्लास चल रही है भाई, लेकिन पढ़ के जाना, पूरे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब क्या किया हमने, ले लिया N2SO4 एंड प्लस BaCl2। अब ये रिएक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो कहा गया है इसके आयन्स एक्सचेंज हो जाएंगे। ये आयन क्या होता है, सुना होगा ना भाई। अब ऐसा अपना करना कि आयन नहीं समझ में आता है। तो आयन कितने टाइप्स के होते हैं, 2, प्लस एंड माइनस। तो इसमें प्लस कौन होगा, तो हम फर्स्ट बार के जो भी एलिमेंट्स हैं वो प्लस नेगेटिव। अब ये क्या करेंगे, अपने आयन्स को एक्सचेंज कर लेंगे। सिंपल ये है कि भाई कभी प्लस प्लस के साथ थोड़ी जाएगा, क्या सेम चीज में अट्रैक्शन होता है, तो ऑब्वियसली नो। डिफरेंस अगर चार्ज है तभी उसमें अट्रैक्शन होगा। तो हमने तोड़ लिया प्लस माइनस। अब अगर इन्हें एक्सचेंज करना है, जगह एक्सचेंज करनी है, तो ये कहेगा मैं तेरे क्लोरीन के साथ चला और ये कहेगा मैं तेरे सल्फेट के साथ चला। तो ये गया इसके साथ, ये आ गया इसके साथ। तो अब ये क्या कर लिए, चेंज कर लिए। जैसे ही चेंज करते हैं तो ये बनता है NaCl। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अब ये मत करना कि N2Cl2 लिख दें, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, नमक ही बनेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, अब ये Cl नहीं लिख सकते, Cl2 या Na2Cl2, ठीक है। अगर वो भी लिखते हैं तो यहाँ से कट जाएगा भाई, और फिर हमें NaCl ही फॉर्म होता है। 9th ये थोड़ी है कि हल्के में ले लिया, 9th में पढ़े थे ना आपने कंजर्वेशन ऑफ लॉ, वो काम आया। और दूसरा जो फार्मूला लिखने का तरीका वो होता है आपके पास, वो जो यहाँ से सर्टेन बोलते हैं कि मतलब निश्चित अनुपात का नियम जिसे बोला जाता है, तो वो लॉ भी यहाँ पे लागू होता है, ठीक है। तो अब क्या कर लिया, NaCl बना लिए। अब ये Ba है और ये SO4 है, तो Ba तो एक ही है और Ba एक ही पूरे सल्फेट को संभाल सकता है। क्यों संभाल सकता है, क्योंकि सल्फेट पे -2 चार्ज होते हैं और एक बेरियम पे +2 चार्ज होता है। तो हो गया ना ये PSO4, तो न्यूट्रल हो गए। अब यहाँ पे ये 2 थे तो सोडियम तो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, कहेगा भाई एक लेना हो तो ले, हम अकेले आए तो एक ही देंगे, एक से अधिक हम नहीं देंगे, क्योंकि एक से अधिक हम देंगे तो भाई हम फिर अनस्टेबल नहीं हो जाएंगे। तो कहेगा ठीक है, तो 2 जुड़ रहे हैं तो हम 2 आ जाते हैं, हम अपने एक और फ्रेंड को अपने जैसे ही बुला लाते हैं। तो इसीलिए हमने N2 किया है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे Cl2 है, तो यहाँ पे भी है। अब ये बेरियम था, अकेले 2 देने के लिए तैयार नहीं, जबरदस्ती भाई हम तुझे 2 देंगे,
क्लोरीन कहेगा भाई एक ही लेने की जगह है, रूम है ही नहीं तो रखेंगे कहाँ तुम्हें। ठीक है चलो, अगर ऐसी बात है कि तुम 2 लोग हो तो हम 2 रूम ले लेते हैं। तो हम क्या करेगा, यहाँ पे भी आपके पास इसकी संख्या 2 की है। तो इस तरीके से इसे बैलेंस किया जाता है। रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं है ना तो फिर सही एग्जाम्पल्स में लिख के चले आओगे और नंबर मिलेंगे माइनस में। तो अब ये मत कहना कि रिएक्शंस डिफिनेशन सब सही है और फिर भी नंबर माइनस में मिले। तो सबसे पहले ये 2 वीडियो में बताया ना, डिस्क्रिप्शन आपके डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो लिंक दिया जाके उससे अच्छे से देख के आना। ये संयोजकता निकालना मतलब वैलेंसी फाइंड आउट करना और एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, ये नहीं याद आया तो नो केमिस्ट्री भाई। केमिस्ट्री का जो बोला जाता है ना कि आपका बेस है, तो बेस आपका एलिमेंट्स याद करना एंड एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस करना एंड बैलेंसी फाइंड आउट करना। अगर ये याद है तो आप एनी रिएक्शंस कर सकते हो। तो ये हो गई आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल क्यों बोले हैं कि एक बार इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ तो एक बार इसका इसके साथ डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी स्थान ही तो बदले हैं ना, यहाँ से 2 बार बदले हैं तो इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट बोल दिया गया। और आयन इसमें एक्सचेंज हो रहे हैं तो इसलिए बोल दिया गया कि इन विच 2 केमिकल सबस्टेंस रिएक्ट बाय चेंजिंग आयन्स टू प्रोडक्ट टू न्यू सबस्टेंस, प्रोड्यूस न्यू सबस्टेंस। तो ये हो गया आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शंस पे। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर हम आ जाते हैं अपने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस पे। और फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं कि दैनिक जीवन में हम क्या चीजें देखते हैं और फिर हमारा ये चैप्टर होगा क्रिस्टल क्लियर, मक्खन क्लियर हो जाएगा। तो हम आ चुके हैं अपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे। अब ये क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा ना कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में क्यों लिखा है। देखो भाई, कोई रिएक्शंस होती है, एनी रिएक्शंस, वो आपकी रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। रिडॉक्स का मतलब कि उसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ चलते हैं, यानी जो मूवी ना हम साथ साथ हैं, तो ये भी आपके पास जो ऑक्सीडेशन जहाँ है वहाँ रिडक्शन होगा, जहाँ रिडक्शन है वहाँ ऑक्सीडेशन होगा। यानी इन दोनों को नाम दे दिया भाई हम साथ साथ हैं। तो एक निक नेम भी तो होना चाहिए, जैसे कि आप किसी मूवी में या कोई में ऐसे कपल्स को देखते हो तो एक निक नाम रख देते हो, या फैमिली में ही कोई अच्छा आता है सब बोला दे रहे दोनों के नाम जोड़ के बोल दिया जाए। तो वैसे ही रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों को जोड़ के जो आपका नेक्स्ट नाम आता है वो आ जाता है रिडॉक्स। और आपके जैसे ही आगे बढ़ोगे तो रिडॉक्स चैप्टर भी है, रिडॉक्स पूरे अच्छे तरीके से फाइंड आउट करना है। तो एनी रिएक्शंस कोई भी, अब ये नहीं हम बोल सकते कि भाई अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो वो रिडक्शन रिएक्शन नहीं हो सकती है। ये नहीं कि एक रिएक्शन को मिक्स रिएक्शन नाम दे सकते हैं। जितनी भी रिएक्शन लिखी जाएगी उसमें या तो रिडक्शन हुआ होगा या तो ऑक्सीडेशन हुआ होगा। अब कैसे पहचानेंगे, तो इन्हें हमें अगर मतलब समझना है तो सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझना होगा। ठीक है, अब ये कहानी है, हम साथ साथ हैं तो इन्हें साथ साथ पढ़ना भी पड़ेगा। तो देखो ऑक्सीडेशन में पहली पहचान करने की ये है कि यहाँ पे क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, पहला हो गया कि जहां पे किसी एटम्स के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब रिडक्शन को क्या बोलेंगे भाई, तो यहाँ पे कहानी तो हम साथ साथ हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस होती है ना भाई कारना में, वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पे किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया आपको। ठीक है, अब पहले पॉइंट से ही समझ में नहीं आ जाएगा यहाँ पे। दूसरा ये हो सकता है कि अगर देख लो कि कहीं पे आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ से डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, ये भी एक डेफिनेशन हो जाती है। और यहाँ पे क्या होगा अगेन, तो यहाँ पे होगा भाई अब ये कहा कि तू हाइड्रोजन को अलग कर रहा है, हम साथ साथ तो है तो हम तुझे नहीं अलग कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, डिकम्पोजिशन
एटम, ऑक्सीजन एटम। भाई दोनों एकदम टक्कर के मिले हुए हैं, अब एक करेगा तो दूसरा भी करेगा। यहाँ से वो होता है ना भाई, अगर दो लोग हैं, ब्रेकअप हो गया भाई, ब्रेकअप हो गया, पहले हम साथ साथ वाली कहानी चलती थी, अब ब्रेकअप हो रहा है तो ये थोड़ी ना कि एक लाइफ में मूव ऑन कर गया तो दूसरा मूव ऑन नहीं करेगा। अब ये दोनों एकदम जी तोड़ मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाता है आपके पास दूसरा कि इसमें क्या होती है आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे सिंपल ये हमने पूरा ही लिख लेते हैं, अभी आप छोटे हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन होगा कि यहाँ पे होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जहाँ पे भी आपके पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हम बोल देंगे प्रोसेस रिडक्शन है, और जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे हम बोल देंगे कि ये आपके पास ऑक्सीडेशन है। तो ये हो गए आपके पास यहाँ से फाइंड आउट करने के लिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस। और हमने बोला इन दोनों को एक निकनेम दे दिया जाता है रिडॉक्स रिएक्शंस। और एनी काइंड रिएक्शंस हम ले लें, किसी भी प्रकार की रिएक्शन, तो वो आपके रिडॉक्स रिएक्शंस के अंतर्गत ही आती है। तो अब बात आती है एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल कोई भी एक रिएक्शन निकलो, उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है कि भाई दो एटम्स हैं तो एक का रिडक्शन हो रहा होगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। कि जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं Cu एंड प्लस O2, ठीक है। अब ये हमने ले लिया कॉपर एंड ऑक्सीजन, अब इन्हें हम जोड़ दे रहे हैं। तो पहले तो अगर इसका नाम दे दिया जाए तो ये हो जाएगा CO का फॉर्मेशन कर लेगा, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे भी दो कर लेते हैं, यहाँ पे भी दो कर लेते हैं, हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब ये समझाओ ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, अब हम इसे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कैसे देखें। तो देखो यहाँ पे आपके पास सल्फर, सबसे पहले ये देख लो, अभी ये देख लो कि सल्फर का सॉरी कॉपर का तो ऑक्सीडेशन ही हुआ है ना यहाँ से। अब ये जो ऑक्सीडेशन हुआ तो मीन्स यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे थे आपके पास, इसके पास अभी ये किसी से रिएक्शन नहीं कर रहा भाई, जितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास है हम किसी को ना ही तो देंगे ना ही तो किसी से लेंगे। तो इसके पास 29 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब ये खुशी खुशी में ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ गए, हम ऑक्सीडेशन कर लेते हैं। तो क्या हुआ भाई, यहाँ पे ये जो आपके पास कॉपर था ना, यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दान कर दिया, तो अब इसके पास 27 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देख लो, एक तो पहले ही डिफिनेशन हो गया कि ऑक्सीजन का किसी भी एटम्स में कॉम्बिनेशन हो रहा है तो हम इसे ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, और या तो आपके लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो हम बोल देंगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देख लो यहाँ पे 29 था, यहाँ पे 27 हो गए, तो यानी ये प्रोसेस आपकी हो गई ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। यहाँ से इसको हमने समझ लिया। अब बात आती है कि भाई अब रिडक्शन से बताओ ना, रिडक्शन रिएक्शन क्या है। तो अगर हम रिडक्शन रिएक्शन देखें तो हम देख लें, अगर देखो कॉपर का तो रिडक्शन हो गया, हम यहाँ से देख ले तो ऑक्सीजन का कहीं ना कहीं, सॉरी कॉपर का तो ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन का कहीं ना आपके पास क्या हुआ है, यहाँ से रिडक्शन ही हुआ होगा। देखो रिडक्शन हुआ कैसे है, अब ये तो हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन, हाइड्रोजन है ही नहीं तो कॉम्बिनेशन कहाँ होगा, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, थोड़ा सा रॉन्ग नहीं हो जा रहा है, लेकिन होगा भाई। ऑक्सीजन का एक बोले ना, एक एलिमेंट्स आपका ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा आपका रिड्यूस होगा। तो अब देखो ऑक्सीजन जो यहाँ था 2 है तो 16 दूना 32 इलेक्ट्रॉन लेके ठीक था 32 इलेक्ट्रॉन लेके सही था ये, लेकिन ये यहाँ पे जब जुड़ा ना तो मीन्स यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे जब अलग करेंगे तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है और ये खुशी खुशी में ले लिया है 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर हम 2 लिया है ये तो 2 लेगा, यानी 2 मिलके कितने ले लेंगे, 4 ले लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास 36 हो जाते हैं दोनों ऑक्सीजन को मिला के। तो अगर एक की बात की जाए तो 16 एंड 18। तो अब देख लो इलेक्ट्रॉन का ज्ञान हो रहा है, तो यहाँ पे आपकी कौन सी प्रोसेस हो रही है, रिडक्शन। तो ये होता है आपके पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो एनी रिएक्शंस, एक एलिमेंट्स का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन होगा, किसी भी रिएक्शन में आप देख सकते हो। तो प्रोसेस बस यही होगी पहचानने की। और हमें लगता है कि इलेक्ट्रॉन को देखना सबसे अच्छा है। आप इलेक्ट्रॉन को काउंट करके बता सकते हो कि यहाँ पे कौन से एटम का रिडक्शन हुआ है और कौन से एटम का ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर कोई एटम इधर रिएक्टेंट में अधिक था और प्रोडक्ट में जाके कम हो गया तो हम बोल दिए कि ऑक्सीडेशन कर लिया इसने। अगर रिएक्टेंट में किसी एटम्स के इलेक्ट्रॉन कम थे और प्रोडक्ट में जाके बढ़ गए तो हम बोल देंगे कि वो रिएक्शन
सॉरी वो एटम क्या कर लिया है, खुद मतलब रिड्यूस हो गया, वो रिडक्शन रिएक्शन कर लिया है। तो ये हो गया आपके पास पूरे टाइप ऑफ रिएक्शंस खत्म, जितना आपको एनसीईआरटी के अनुसार रीड करना था। अब क्या होता है, कुछ ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस के, ऑक्सीडेशंस के ही हमारे डेली लाइफ में एग्जांपल्स होते हैं। अब उसे कुछ डिफाइन करना होता है, जैसे कि कोरेशन हो जाता है और रेसिडिटी होती है। कोरेशन, व्हाट इज कोरेशन, कई बार एग्जांपल में पूछे गए हैं, तो व्हाट इज कोरेशन और व्हाट इज रेसिडिटी, ये दो टॉपिक बचे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उन्हें भी हम खत्म करें और हमारा जो चैप्टर है एंजॉय तरीके से खत्म हो जाए। और जो हमारा एक हैप्पीनेस होगी कि भाई स्कूल में तो एक दिन में खत्म नहीं होता होगा ये चैप्टर, स्कूल में 5-6 दिन जो गया था और हमने जो छुट्टी की थी 4-5 दिन, हमारे जो सिलेबस अटका हुआ था, हमारे नोट्स नहीं बन पा रहे थे, वो आज हमारे एक ही वीडियो से क्लियर हो गए। एक बहुत बड़ा आपके पास हैप्पीनेस भी हो जाएगा। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब अगेन हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो है स्टूडेंट, तो अब हम लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं और ये है हमारे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक। और ये इसके बाद हमारा चैप्टर होने वाला खत्म और हमें मिलने वाली बहुत हैप्पीनेस कि हमने एक लेक्चर में पूरे सिलेबस को खत्म कर लिया। तो देखो आपके पास जैसे कि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस पढ़ लेते हैं, तो अब ये माइंड में आता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन वेरी मतलब बहुत जनरली रिएक्शंस है। तो क्वेश्चन क्या आता है कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं कि क्या आप बता सकते हो कि ऑक्सीडेशन के एवरीडे लाइफ में क्या आपने देखा है कभी ऑक्सीडेशन होते हुए। तो मेरा भी क्वेश्चन है आपसे कि क्या आपने देखा ऑक्सीडेशन होते हुए, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर यस या नो करना। अभी तो हम समझ लेंगे, लेकिन हाँ आप क्वेश्चन मतलब कमेंट बॉक्स में ये लिखना जरूर, मुझे बहुत हैप्पीनेस होगी कि हाँ आप अच्छे से पढ़े हो, कि क्या आपको इससे पहले पता था कि हाँ हमने ऑक्सीडेशन को देखा है। ठीक है, तो अब देखो सबसे ऑक्सीडेशंस के अगर हम एवरीडे लाइफ में देखें तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कॉर्पोरेशंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संक्षारण। अब कभी दिवाली पे न्यू घर बना हो, ठीक है, दिवाली हो या कुछ भी हो, कि अगर उसमें आयरन्स के आपके जंगले लगे हो घर में, तो पेरेंट्स बोलते हैं ना कि अगर इसको पेंटिंग करना है या कोई पेंटिंग करनी आता है तो सबसे पहले उसको रगड़ रगड़ के साफ करना होता है, करेगा तभी पेंटिंग करेगा। तो साफ क्यों करता है भाई, क्योंकि वो जो आपके जंगले लगे हुए हैं वो अगर वो आयरन, प्योर आयरन के लगे हुए हैं, कुछ ही ऐसे मेटल्स होते हैं, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने सरफेस पे ना ऐसे कुछ उभरा हुआ भाग जमा कर लेता है। अगर हम उस पर पेंटिंग करें ना तो स्मूथ पेंटिंग नहीं होगी, और वो थोड़ी कि वो हमेशा लगा रहेगा, थोड़ी सी उस पर टक्कर लगती है तो वो छूटने लगता है। तो जब तक हम उसे साफ नहीं करते तब तक हमारी अच्छे से पेंटिंग नहीं होती है, तो उसे ही हम देखते हैं। ठीक है, उसी को कोरेशंस बोला जाता है। तो अगर हम डिफिनेशन भाषा में बोले तो कैसे लिखेंगे, तो ए ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्योर मेटल्स, एक प्योर मेटल्स का एक ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन है, मतलब खत्म होना है। अगर हम उसको वैसे ही छोड़ देना तो धीरे धीरे पूरा आयरन आपका धीरे धीरे जंग लग के खत्म हो जाएगा। मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर और मॉइस्चर, ये किससे हो सकता है, एयर से और मॉइस्चर से, नमी से। ठीक है, और एक केमिकल, मतलब ये उनसे रिएक्शन करके एक केमिकल को अपने सरफेस पे जनरेट कर लेता है, और एक केमिकल ऑन द सरफेस इज कॉल्ड कोरेशंस। तो कोई भी प्योर मेटल्स होती है, कोई भी नहीं, कुछ मेटल्स होते हैं जैसे होता है, वो मॉइस्चर से या एयर से रिएक्ट करके अपने सरफेस पे क्या करती हैं, केमिकल्स को जनरेट करती हैं। तो इसी को हम कहते हैं क्या, कोरेशंस। अब अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो आपका टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, मम्मी लोग पायल पहनती हैं, ठीक है, अब वो पायल क्या हमेशा ग्लो करता रहता है, जैसा मम्मी लेके आई थी, देखोगे बोलोगे नहीं, वो कुछ टाइम बाद अगर बहुत लॉन्ग टाइम हो जाता है तो वो ब्लैक हो जाता है, तो उसी को बोला जाता है टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। अब देखो वो तो एयर के संपर्क में रहता ही है, और मम्मी लोग बहुत ज़्यादा किचन में काम करती हैं, तो बार बार भीगने की वजह से, मतलब बार बार उस पर वाटर्स लगने की वजह से वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने कलर को क्या कर लेता है, कोरेशंस, और धीरे धीरे उस मेटल का संक्षारण, वो मेटल्स कमजोर हो जाती है, और आप देखते हो कि मम्मी की पैर टूट गई, होता ना ऐसा, फिर जाओ उसको बना के लाओ, अगर मिडिल क्लास फैमिली में तो मम्मी तो उसे कई बार ज्वाइंट करके पहनती हैं, फिर हाई क्लास में क्या भाई एक बार खड़ा हुआ दूसरे चंद करके ला दो। तो आई होप कि मतलब बहुत ज़्यादा इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। तो वही होता है टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। और दूसरा आपके पास है रस्टिंग ऑफ आयरन।
रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन ये तो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, देखते हैं ना हम, अगर एक आयरन को ऐसे ही रख दिया जाए बाहर तो कुछ समय बाद वो आयरन बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तक रहा खत्म हो जाएगा भाई। कोरेशंस लग लग के वो उस पूरे मेटल्स को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो एक बहुत ही मतलब अनडिजायरेबल प्रोसेस है ये, हम चाहते तो नहीं है लेकिन हो जाता है। और सेम प्रोसेस होती है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी, व्हाट इज रैंसिडिटी? अगर ऐसे एग्जाम समझे तो क्या होता है, हम फूड को रख देते हैं, मान लो हमने, मम्मी ने क्या किया, शाम को कहा कि भाई बच्चा मतलब पढ़ रहा है तो ये खाना खा लेना, और आप नहीं खाए, मॉर्निंग में देखा जाए गर्मियों के टाइम में तो वो क्या हो जाता है, रैंसिडिटी हो जाती है उसे। अब उस भोजन को हम, उसमें से एक अनप्लीजेंट स्मेल आने लगेगी, एक अगर उसको कोई खाता भी है तो मान लो अगर नहीं पता चला कि ये आपका रैंसिडिटी होगी ये इस फूड की, तो अगर हम नहीं पता कर पाए, अगर इसको हम खाते हैं तो फिर टेस्ट से पता चलेगा, उसका टेस्ट बहुत ही अजीब लगेगा, ठीक है। तो भाई रैंसिडिटी कहलाती है। तो प्रोसेस क्या है कि रैंसिडिटी मेक्स फूड अनडिजायरेबल फॉर कंबशन, मतलब अनडिजायरेबल जो कंबसन है, कंबसन भी एक रिएक्शन होती है, मतलब वो एक अनिच्छित कॉम्बिनेशन प्रोसेस होती है फूड में कि व्हेन, सॉरी यहाँ पे छूट गया, व्हेन अनसेचुरेटेड फैट आर एक्सपोज। ये कब होती है, जब आपके पास अनसेचुरेटेड फैट होती है वो एक्सपोज होती है, और किसके कारण, टू एयर इट द कन्वर्ट इनटू हाइड्रो पेरोक्साइड्स, यानी आपके पास सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कार्बन्स होते हैं। ये जब हम आपके पास कार्बन इट्स एटम्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब ये थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाता है, क्योंकि इसमें उसी चीजें से, क्योंकि फूड होता है ना भाई, या तो वो हाइड्रोकार्बन्स होगा, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से अनसेचुरेटेड जो होगा वो फैट जो होती है वो एक्सपोज हो जाती है एयर से और कन्वर्ट हो जाती है हाइड्रोपेरोक्साइड में। अब ये डिस्ट्रॉय हो गया फूड, जैसे ही वो हाइड्रोपेरोक्साइड में चेंज हुआ। अब देखो, दिस फर्दर फॉर्म वेलेटाइल, एल्कोहल, हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड, एस्टर्स। तो ये नाम आपको बहुत बड़े लग रहे होंगे, लेकिन जब आप लास्ट वाला चैप्टर पढ़ लोगे तो ये नाम बहुत छोटे लगेंगे। अभी के लिए आप इसे थोड़ा लर्न कर सकते हो, ठीक। एल्कोहल तो सही है, जो जाना पहचाना है, एल्कोहल, हाइड्रोकार्बन etc which gives unpleasant odor and taste। तो वही है जिसे हम बोलते हैं ना कि बासी हो गया, खाना बासी हो गया, अब इसे हम नहीं खाते हैं, तो खाना बासी यानी फूड बासी होने का मतलब कि फूड क्या हो गया, रैंसिडिटी हो जाती है फूड में। और ये करते कौन है भाई, किस वजह से होता है, तो इनके जो एक्ट करते हैं वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म also adds this process, ठीक है। ये हो गया आपके पास पॉइंट। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर पढ़ के बहुत ही अच्छा लगा हो और हर एक चीज़ें आपकी क्रिस्टल क्लियर हो गई हो। तो प्लीज़ मेरे फ्रेंड्स, मेरे जो भी भाई बहन है, छोटे प्यारे बहन भाई बहन, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आपने ज़्यादा शेयर किया तो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर भी बहुत अच्छे तरीके से ऐसे क्लियर करने वाले हैं। तो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखिए, आपका एक कमेंट्स हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशंस देता है और पढ़ाने के लिए। और हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप चैनल्स पे आपको दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। और कोई भी अगर आपके पास क्वेरी है तो कमेंट्स बॉक्स में आप फ्री एकदम, मतलब एकदम जब चाहो तब कमेंट्स कर सकते हो, अब आपको आंसर मिल जाएगा। तो ठीक है, आई होप अपने सभी चैप्टर को अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया। तो मिलते हैं इसी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट सेशन में। तो ऑलवेज मेरे फाइटरों एकदम अच्छे से रहना, आप एक वॉरियर की तरह लड़ो, और जिंदगी में हमेशा ना अपनी लाइफ वॉरियर की तरह ही रखना। अगर वॉरियर की तरह लड़ते रहे लाइफ से तो लाइफ की हर जंग जीत लोगे, अगर हार के बैठ गए तो फिर ये जिंदगी किस काम की। भाई इंसान बने हैं तो कुछ नाम तो करके ही जाना होगा, ठीक है। बस इसी संघर्ष को लड़ते रहो। आप वॉरियर तो है ही, वॉरियर तो हो ही आप, तो उस वॉरियर को कायम रखो। तो अगेन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तो ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव।